नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज की पहली कहानी दिल्ली की है। ये बात 2025 की है। 5 और 6 अक्टूबर 2025 की रात दिल्ली के गांधी विहार के लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। लेकिन उसी रात करीब 3:45 पर तिमारपुर थाना क्षेत्र के E60 ब्लॉक चौथी मंजिल के एक फ्लैट से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। पहले पहले किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। पड़ोसियों को लगा शायद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि धमाके की आवाज भी सुनाई दी थी। कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। रात करीब 3:50 पर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने घबराई हुई आवाज में बताया कि गांधी विहार के एक फ्लैट से धुआं निकल रहा है, अंदर कोई फंसा हुआ है। कुछ ही मिनटों में यह सूचना तिमारपुर थाना पुलिस तक पहुंची। तुरंत फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पीसीआर वैन मौके पर रवाना की गईं। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि इमारत के ऊपरी मंजिल से लगातार धुआं निकल रहा था और कुछ लोग नीचे खड़े होकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। फायर कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर आग पर काबू पाया। अंदर पहुंचने पर उन्हें एक जला हुआ शव मिला, जो कमरे के बीचों बीच पड़ा था। फायर ब्रिगेड ने जब आग पूरी तरह बुझाई तो पुलिस टीम ने फ्लैट की प्राथमिक जांच शुरू की। कमरे की हालत देखकर सबसे पहले यही लगा कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट या एसी में हुए विस्फोट से लगी होगी। फ्लैट में फैले धुएं के निशान और खुले पड़े सिलेंडर को देखकर पुलिस को भी यही लगा कि यह घर में लगी सामान्य आग का मामला है। हालांकि एहतियात के तौर पर फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली गई, ताकि यह पता चल सके कि आग लगने से पहले फ्लैट में कौन आया या गया था। जब आग पूरी तरह बुझाई जा चुकी थी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी थी, तो तिमारपुर थाना पुलिस ने आसपास खड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि यहां एक लड़का और एक लड़की पिछले कुछ महीनों से साथ रह रहे थे। लोगों ने उस लड़के का नाम रामकेश और लड़की का नाम अमृता बताया। पुलिस ने उसी जानकारी के आधार पर पहचान की दिशा में काम शुरू किया। मृतक की पहचान उसी इमारत में रहने वाले 32 वर्षीय रामकेश मीणा के रूप में हुई, जिसे हिंदू राव अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया गया। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस घटना बिजली के शॉर्ट सर्किट या एसी में विस्फोट का माना था। फ्लैट में आग के निशान और खुले सिलेंडर को देखकर ऐसा लगा कि यह घर में लगी साधारण आग का मामला है। लेकिन जब तिमारपुर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो कहानी ने अचानक मोड़ लिया। फुटेज में दिखा कि 5 और 6 अक्टूबर की रात 2 लोग, जिनके चेहरे पर नकाब था, गांधी विहार की E60 बिल्डिंग में दाखिल हुए थे। करीब 2:18 बाद एक आदमी बाहर जाता दिखा। फिर रात करीब 2:57 पर एक लड़की और एक लड़का भी बाहर निकलते दिखाई दिए। बाद में लड़की की पहचान अमृता चौहान के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली थी। आग लगने की घटना ठीक इनके निकलने के कुछ मिनट बाद हुई थी। जब पुलिस ने यह फुटेज मृतक के परिवार को दिखाई तो परिवार ने साफ कहा, यह हादसा नहीं हो सकता, रामकेश को किसी ने मारा है। इतना पता चलने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि ये आग किसी को जलाने या सबूत मिटाने के लिए लगाई गई थी। पुलिस को अब यह यकीन हो गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। अब यह मामला हादसा नहीं बल्कि हत्या का बन चुका था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने अमृता चौहान का मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। जब उसका रिकॉर्ड और लोकेशन चेक की गई तो पता चला कि घटना वाली रात उसका फोन गांधी विहार E ब्लॉक के पास ही एक्टिव था, यानी आग लगने के समय वह उसी इलाके में मौजूद थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस का शक और गहरा गया कि रामकेश मीणा की मौत में अमृता का भी हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने केस में भारतीय न्याय संहिता BNS की और धाराएं जोड़ दी और निरीक्षक ने आगे की जांच तेज कर दी। अमृता के मोबाइल लोकेशन डेटा की जांच से साफ हुआ कि घटना के वक्त वह दिल्ली के गांधी विहार E ब्लॉक के पास ही थी। इससे पुलिस का शक और पक्का हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। कई दिनों तक मुरादाबाद में लगातार छापेमारी की गई। मुरादाबाद में एक थाना है कटघर, उसी थाने के अंदर पीतल नगरी नाम की जगह है, वहीं अमृता चौहान का घर है।
जब पुलिस वहां पूछताछ करने पहुंची तो अमृता के मां बाप ने बताया कि 8 जुलाई 2024 को उन्होंने अखबार में नोटिस छपवाकर अमृता को घर से बेदखल कर दिया था। उन्होंने कोर्ट में भी उसके सबूत जमा किए थे, जिससे यह साफ हो गया कि परिवार ने उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया था। परिवार ने कहा कि अमृता पिछले कुछ वक्त से अपनी मर्जी से रह रही थी, किसी की बात नहीं मानती थी। जांच में भी यही बात सामने आई कि वो काफी समय से घर और समाज दोनों से अलग थलग रह रही थी। पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और चारों तरफ नजर रखना शुरू कर दिया। काफी दिनों की तलाश के बाद आखिरकार 18 अक्टूबर को पुलिस को उसकी खबर मिली। फिर अमृता चौहान को उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में वह कुछ भी बताने से बचती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के सबूत रखे तो उसका रवैया बदल गया। पूछताछ के दौरान अमृता ने कबूल किया कि उसने यह सारा काम अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर किया था। उसने बताया कि रामकेश के पास एक हार्ड डिस्क थी जिसमें उसके कुछ निजी वीडियो और तस्वीरें रखी हुई थीं। वह बार बार उसे डिलीट करने की बात कहती थी, लेकिन रामकेश ने ऐसा नहीं किया। यही बात झगड़े और फिर इस वारदात की वजह बनी। अमृता की निशानदेही पर पुलिस ने एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग और मृतक की शर्ट बरामद की। इसके बाद पुलिस ने बाकी दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया। सुमित कश्यप को 21 अक्टूबर को और संदीप कुमार को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। अमृता चौहान की फैमिली मुरादाबाद के कटघर इलाके में पीतल नगरी में रहती है। उसके पिता राजवीर सिंह और मां कामिनी चौहान संभल रोड पर एक स्कूल चलाते हैं। मां उसी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। अमृता 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसका छोटा भाई दिल्ली में लॉ पढ़ रहा है और सबसे छोटा भाई करीब 10 साल का है। अमृता चौहान का पहला रिश्ता सिर्फ 17 साल की उम्र में एक शादीशुदा गैस डिलीवरी बॉय सुमित कश्यप से शुरू हुआ था। सुमित का घर अमृता के घर से करीब 7 किलोमीटर दूर बंगला गांव की वाल्मीकि बस्ती में था। वो महज 10वीं तक पढ़ा लिखा है। उसके पिता किशन का गैस डिलीवरी का काम है। सुमित और उसका भाई कृष्ण उर्फ किंशु भी इसी काम में पिता का हाथ बटाते हैं। सुमित ने अपने घर के ठीक सामने रहने वाली लड़की से लव मैरिज की थी, जिससे उसे एक बेटा भी है। वो अपनी पड़ोसी लड़की को उसकी शादी से महज 3 दिन पहले घर से भगाकर ले गया था और कोर्ट मैरिज कर ली थी। अमृता की मुलाकात सुमित से अपनी एक सहेली के जरिए हुई थी। उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड सुमित का दोस्त था। ट्यूशन के वक्त वही मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सुमित के साथ वक्त बिताने के बाद अमृता का स्वभाव भी बदलने लगा। अब वो रात रात भर फोन पर सुमित से बातें करती थी। घर वालों की रोक-टोक उसे अपनी आज़ादी में दखल लगने लगी। एक बार जब उसके पिता ने रात के 2 बजे उसे फोन पर बात करते पकड़ लिया और मोबाइल छीन लिया, तो सुमित ने डायल 112 पर कॉल कर दी। पुलिस को बुला लिया, यह कहकर कि घर वाले अपनी बेटी को मार रहे हैं। किसी तरह परिवार ने पुलिस को समझाया और मामला शांत हुआ। इंटर के बाद 2021 में अमृता का एडमिशन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में बीएसएससी फॉरेंसिक साइंस में कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने क्लास जाना छोड़ दिया। घर वाले रोज उसे बस में बैठाने तक जाते थे, मगर वो बीच रास्ते में उतरकर सुमित से मिलने चली जाती थी। पूरा साल उसने कॉलेज नहीं किया। जब उसके पिता फीस जमा करने कॉलेज गए, तब पता चला कि अमृता पूरे साल गायब रही। घर लौटने पर जब उन्होंने उसे डांटा, तो अमृता ने बताया कि सुमित ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसके फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है। इस पर पिता ने मझोला थाने में शिकायत दी। शुरुआत में रिपोर्ट में रेप का जिक्र था, लेकिन पिता के बड़े भाई जो पुलिस में थे, उन्होंने समझाया कि इससे लड़की का नाम खराब होगा, इसलिए रिपोर्ट में सिर्फ मारपीट और छेड़छाड़ की बात रखी गई। बाद में सुमित ने कोर्ट में सरेंडर किया और जमानत पर बाहर आ गया। रिपोर्ट लिखवाने के बाद अमृता ने अपने पेरेंट्स को वादा किया था कि वो अब कभी भी सुमित से बात नहीं करेगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो फिर से सुमित के संपर्क में आ गई। घर वालों ने जब अमृता का फोन छीन लिया तो उसने कहा कि उसे पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए। परिवार को लगा अब सब ठीक है, इसलिए उन्होंने फोन वापस दे दिया, लेकिन अमृता ने दोबारा सुमित से संपर्क कर लिया। एक दिन घर वालों ने उसके फोन में सुमित के मैसेज पढ़ लिए। उसमें लिखा था, अपने घर वालों को नींद की गोलियां देकर कैश और ज्वेलरी लेकर चली आओ। यह देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने अमृता को बता दिया कि हमें सब पता चल गया है। परिवार को लगा अब वो संभल जाएगी, लेकिन अगले ही दिन उसने सबको नींद की गोलियां दे दी
और घर से 20,000 रुपए नकद और गहने लेकर भाग गई। घर से कैश और गहने लेकर भागने के बाद अमृता काशीपुर में अपनी मौसी के घर पहुंची। वहीं उसने सुमित को भी बुला लिया। इसके बाद अमृता ने पुलिस में शिकायत दे दी कि उसके घर वाले उसे मारते हैं और उसकी जान को खतरा है। रात में ही पुलिस ने उसके पिता को थाने बुला लिया और वहीं बिठाकर रखा। पिता के सामने ही अमृता ने उनके खिलाफ बयान दे दिया। उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। जिस बेटी को उन्होंने प्यार से पाला, वही एक आवारा लड़के के लिए अपने पिता को जेल भेजने की कोशिश कर रही थी। उस घटना के बाद अमृता के पिता ने उससे कानूनी रूप से सारे रिश्ते तोड़ लिए। घर से भागने के बाद अमृता करीब 2 साल तक शादीशुदा सुमित कश्यप के साथ लिव इन में रही। सुमित पहले से शादीशुदा था, इसलिए वो अमृता से शादी नहीं कर सका और उसे अपने घर भी नहीं ले गया। आखिर में अमृता वापस घर लौट आई। परिवार ने उसे माफ कर दिया और फिर से अपनाया। उसकी इच्छा के मुताबिक बिजनौर के हल्दौर में बीएससी फॉरेंसिक साइंस में उसका एडमिशन भी करा दिया गया। लेकिन अमृता ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहने लगी। धीरे धीरे वो फिर से सुमित के संपर्क में आ गई। सच तो यह था कि उसका रिश्ता सुमित से कभी टूटा ही नहीं था। अमृता अगस्त 2025 में डेटा एनालिसिस कोर्स करने के बहाने दिल्ली गई थी। 3-4 महीने पहले की बात है। नोएडा की एक कॉरपोरेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए अमृता चौहान ने आवेदन किया था। कुछ दिनों बाद उसे इंटरव्यू कॉल आ गई। जब वो इंटरव्यू देने कंपनी पहुंची तो सब कुछ ठीक ठाक था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकल रही थी, उसकी मुलाकात रामकेश मीणा से हुई और वहीं से बातचीत की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए। अमृता चौहान और रामकेश मीणा दिल्ली के गांधी विहार में एक साथ रहते थे। रामकेश यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जबकि अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी। लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों की बातचीत बढ़ती गई। हर दिन घंटों तक फोन पर बातें होती थीं। धीरे धीरे दोनों काफी करीब आ गए। फिर अगस्त 2025 में हालात ऐसे हो गए कि दोनों एक साथ रहने लगे, यानी आज की भाषा में कहें तो लिव इन रिलेशनशिप में। वे एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे कोई पति पत्नी हो, पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। जैसे तैसे 2 महीने बीत गए, लेकिन सितंबर के महीने में अमृता को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लगने लगा कि रामकेश उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचता है और वीडियो बनाता है। जब अमृता को पूरी तरह यकीन हो गया कि रामकेश के पास उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो हैं, तो उसने उससे वो सब डिलीट करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन रामकेश ने उसकी बात नहीं मानी। बस यहीं से दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। झगड़े के बाद अमृता ने रामकेश का घर छोड़ दिया और मुरादाबाद चली गई। वहां वह अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप के पास रहने लगी। जब अमृता सुमित से मिली तो रो रो कर पूरी कहानी उसे सुनाई। उसने सुमित को बताया कि रामकेश ने उसकी छिप छिप कर गंदी फोटो और वीडियो बनाई थी और अब वो उसे डिलीट नहीं कर रहा है। सुमित ने उसे भरपूर भरोसा दिलाया कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुमित का एक दोस्त था संदीप कुमार, जो बंगला गांव वाल्मीकि बस्ती में ही रहता है। संदीप ने बीएससी तक पढ़ाई की है। वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आउटसोर्स पर सफाई कर्मचारी है। दोनों संदीप के पास गए और रो रो कर सारी बात बता दी। बाद में तीनों बैठकर योजना बनाने लगे। दिल्ली जाकर रामकेश को डराया धमकाया जाएगा और उसे मजबूर करके फोटो वीडियो डिलीट करवा लिया जाएगा। 5 अक्टूबर की रात प्लान के मुताबिक सुमित और अमृता दिल्ली के गांधी विहार में रामकेश के घर पहुंचे। तीनों के बीच पहले थोड़ी बहस हुई। जैसे ही चीख पुकार शुरू हुई, उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, पर आवाजें फिर भी बाहर तक जा रही थीं। बस यहीं से दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। झगड़े के बाद तब वे कहते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, वो वीडियो और फोटो जो तेरे पास हैं डिलीट कर दे, खत्म कर दे। लेकिन रामकेश साफ इनकार कर देता है। बात बढ़ती है, गुस्सा उबलता है। उसी घबराहट और गुस्से में सुमित कश्यप उठता है और जो चार्जर की लीड वहां पड़ी थी वही लेकर उसने रामकेश का गला दबा दिया। कुछ ही देर में रामकेश की सांसें थम सी गईं और वह मर जाता है। जैसे ही सुमित ने रामकेश की हत्या की, संदीप कुमार डर गया। वह चिल्लाया, हम तो किसी और काम के लिए आए थे, लेकिन तुमने तो हत्या कर दी। इतना कहकर संदीप वहीं से भाग गया। संदीप जाने के बाद सुमित और अमृता ने पूरी कोशिश की कि यह मामला हत्या न लगे बल्कि हादसा दिखे। चूंकि सुमित एलपीजी डीलर था, उसे पता था कि कितनी गैस छोड़नी है,
कितनी देर बाद धमाका होगा और आग कैसे फैलेगी। सुमित ने गैस सिलेंडर खोलकर रामकेश के पास रख दिया ताकि कुछ ही देर बाद धमाका हो और लगे कि यह साधारण हादसा है। इसके बाद दोनों ने रामकेश के शव पर घी, शराब और जो भी जलने वाली चीजें थीं, सब डाल दी ताकि आग तेजी से फैले और कोई सबूत न बचे। फ्लैट से निकलते समय अमृता ने अपना फॉरेंसिक साइंस वाला दिमाग लगाया। दरवाजे में लगी जाली को ऐसे बंद किया कि लगे कमरा अंदर से लॉक है और बाहर निकलने के लिए लोहे के गेट में बने छोटे छेद से कुंडी लगाई। कुछ ही मिनटों बाद फ्लैट में धमाका हुआ और आग फैल गई। तीनों ने जाते जाते रामकेश की हार्ड डिस्क, लैपटॉप और दूसरे सामान भी साथ ले गए ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस के मुताबिक अमृता की फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई और क्राइम वेब सीरीज देखने का शौक उसे यह अपराध इतनी बारीकी से प्लान करने में मददगार साबित हुआ। उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, मीना की शर्ट और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। एक हार्ड डिस्क में 15 से ज्यादा लड़कियों के अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें पुलिस को मिले। फिर 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने भी वारदात में शामिल होने की बात कबूल की। इस पूरी जांच का नेतृत्व तिमारपुर थाना के इंस्पेक्टर पंकज तोमर ने किया, जिन्होंने तकनीकी निगरानी, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से वारदात की पूरी सच्चाई जोड़कर सामने लाई। पुलिस ने इस मामले में हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और आगे की जांच जारी है। आज की दूसरी कहानी मुंबई की है। ये बात 2013 की है। मुंबई में एक इलाका है चेंबूर। इसी इलाके में लल्लू भाई कंपाउंड की इमारत है। इसी इमारत की 5वीं मंजिल के किसी फ्लैट में आग लगी थी। आग लगी तो धुआं खिड़कियों और दरवाजों की दरारों से बाहर निकलने लगा। पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह जानकारी चेंबूर थाने को दी। बताया गया कि इमारत की 5वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लगी है। वहां से धुएं के साथ जलते शरीर की गंध आ रही थी। उस समय ड्यूटी पर सब इंस्पेक्टर माली थे। खबर मिलते ही उन्होंने अपने सीनियर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े को बताया और कुछ सिपाहियों के साथ मौके पर निकल पड़े। जब सब इंस्पेक्टर माली मौके पर पहुंचे तब तक वहां लोगों की भीड़ लग चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थीं और उन्होंने आग पर काबू पा लिया था। माली अपने साथियों के साथ फ्लैट के अंदर गए तो नजारा देखकर दंग रह गए। कमरे में एक औरत बेहोश हालत में रुई के गद्दे में लिपटी पड़ी थी। गद्दे के साथ उसके कपड़े, सीना, पेट, हाथ, कमर और दोनों पैर बुरी तरह जल चुके थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके सिर के ऊपरी हिस्से में गहरा घाव है, जिससे अब भी खून बह रहा था। पास ही एक बड़ा सा खून से सना चाकू पड़ा था। साफ था, पहले महिला पर चाकू से हमला किया गया था और बाद में सबूत मिटाने के लिए उसे गद्दे में लपेटकर आग लगा दी गई थी। सब इंस्पेक्टर माली ने देखा कि महिला की अभी भी सांस चल रही है, तो उन्होंने तुरंत उसे एम्बुलेंस से घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद वो सबूत तलाशने के लिए फ्लैट का कोना कोना खंगालने लगे। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि महिला का नाम सोफिया शेख है। वह अपनी बेटी के साथ वहीं रहती थी। सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत ने टीम की मदद से चाकू, खून के नमूने और सोफिया का मोबाइल फोन जब्त किया। फिर उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर खुद थाने लौट आए। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर राजपूत हथियारों तक पहुंचने का सुराग ढूंढने लगे। घटनास्थल की हालत देखकर साफ था कि यह लूटपाट का मामला नहीं था, क्योंकि फ्लैट का सारा सामान अपनी जगह पर था। अब सवाल यह था कि सोफिया की हत्या की कोशिश क्यों की गई थी। सोफिया उस हालत में नहीं थी कि कुछ बोल सके। वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसी दिन शाम करीब 6 बजे सोफिया की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पुलिस की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब हत्यारों के बारे में सीधे उससे कुछ जानना संभव नहीं था। पुलिस को अब अपने दम पर ही कातिलों तक पहुंचना था। सोफिया की हत्या किसने और क्यों की? वे कहां के रहने वाले थे? यह सब अब एक रहस्य बन गया था। सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े को सौंपी। उनके मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर नलावड़े ने इंस्पेक्टर प्रमोद कदम, असिस्टेंट इंस्पेक्टर पोपट सालुके, सब इंस्पेक्टर संदेश मांजरेकर और सिपाही भरत ताजे व राजेश सोनावणे की एक टीम बनाई। टीम ने मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी। चंद्रशेखर की टीम ने सोफिया की बेटी, इमारत के लोगों और उसके रिश्तेदारों से लंबी पूछताछ की।
इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी पुलिस को कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। जब पूछताछ से कुछ हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने सोफिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। तभी उनकी नजर एक नंबर पर जा टिकी, वही नंबर जिससे सोफिया को हमले से ठीक पहले फोन आया था। वह कॉल सोफिया के फोन पर 12:03 पर आई थी और वही उसकी आखिरी कॉल थी। सोफिया ने कॉल रिसीव भी की थी, यानी उस समय तक वह जिंदा थी। इसके कुछ ही देर बाद फ्लैट में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। इसका मतलब था कि कॉल आने के 15 मिनट के भीतर ही हत्यारे वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल गए थे। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की टीम ने एक बार फिर इमारत के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ध्यान से देखी, लेकिन इस बार भी कोई साफ तस्वीर नहीं मिली। तब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर फोन बंद था। इसके बाद टीम ने पता लगाना शुरू किया कि वह नंबर किसके नाम पर है और उसका ठिकाना कहां है। पुलिस को जल्द ही उस नंबर की जानकारी मिल गई। वह जावेद नाम के व्यक्ति के नाम पर था। उसका पता भी मिल गया, लेकिन जब पुलिस उसकी लोकेशन पर पहुंची तो वह घर पर नहीं था। वहां उसकी बहन और भाभी मिली। पुलिस ने उनसे पूछा कि जावेद का फोन बंद क्यों है। दोनों ने बताया कि इन दिनों उसका फोन उसके जिगरी दोस्त पप्पू के पास है। उन्होंने पप्पू का पता भी दे दिया, जिसके बाद पुलिस टीम सीधा पप्पू के घर जा पहुंची। पप्पू भी घर से गायब था। पुलिस ने उस फोन को सर्विलांस पर लगवा दिया, जिसका इस्तेमाल वह कर रहा था। सर्विलांस की मदद से 12 दिसंबर 2013 की दोपहर करीब 2 बजे पुलिस ने पप्पू को शिवड़ी के झकरियां बंदर रोड से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब पप्पू से सोफिया की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कई पक्के सबूत थे। घेराबंदी बढ़ने पर आखिरकार वह टूट गया और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि मुन्ना उर्फ परवेज शेख के साथ मिलकर उसने दुबई में रहने वाले समीर के कहने पर सोफिया की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने पप्पू की निशानदेही पर घाटकोपर के तिलक नगर स्थित सावले नगर में छापा मारकर मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। मुन्ना से पूछताछ की गई तो उसने भी अपना अपराध कबूल कर लिया। फिर दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में दोनों ने जो बताया, उसके मुताबिक सोफिया की हत्या की कहानी कुछ इस तरह थी। 40 साल की सोफिया शेख अपने 2 बच्चों के साथ चेंबूर मानखुर्द के लल्लू भाई कंपाउंड की बिल्डिंग नंबर 60 बी विंग के फ्लैट नंबर 5-3 में रहती थी। उसका 13 साल का बेटा रत्नागिरी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था, जबकि 10 साल की बेटी सोफिया के साथ रहती थी। घटना के वक्त बेटी स्कूल गई हुई थी। 1991 में सोफिया का निकाह चेंबूर के शिवाजी नगर में रहने वाले इमरान हाजीवर शेख के बड़े भाई से हुआ था। दोनों मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया बसाने में लगे थे, लेकिन अचानक उनकी इस खुशहाल जिंदगी को किसी की नजर लग गई। अभी सोफिया के हाथों की मेहंदी भी ठीक से फीकी नहीं पड़ी थी कि जिस पति ने उसका हाथ थामकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वही हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ गया। हैवानियत की एक ऐसी आंधी आई जिसने पल भर में उसका सुहाग छीन लिया। सन 1992 में मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में उसका पति मारा गया था। पति की अचानक मौत ने सोफिया को अंदर तक तोड़ दिया। उसे न सिर्फ दुनिया से बल्कि अपनी खुद की जिंदगी से भी नफरत हो गई थी। वह अक्सर गुमसुम रहती, न मुस्कुराती, न किसी से बात करती। उसकी हालत देखकर माता पिता बहुत परेशान थे। सोफिया ने अभी जिंदगी की शुरुआत ही की थी कि उस पर इतना बड़ा दुख आ गिरा। अब जबकि उसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी थी, उसके माता पिता ने सोचा कि उसकी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए उसका दूसरा निकाह कर दिया जाए। सोफिया के माता पिता उसका दूसरा निकाह उसके पति के छोटे भाई इमरान हाजीवर शेख से करना चाहते थे। ससुराल वालों से बात करने के बाद जब उन्होंने यह प्रस्ताव सोफिया के सामने रखा तो उसने शुरुआत में साफ मना कर दिया, लेकिन माता पिता ने उसे समाज और इज्जत का हवाला देकर बहुत समझाया बुझाया तो आखिरकार वह मान गई और इमरान से निकाह के लिए तैयार हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में बड़ी सादगी से सोफिया का निकाह उसके पति के छोटे भाई इमरान हाजीवर शेख से हो गया। यह 1996 की बात है। उस समय इमरान ऑटो चलाया करता था। निकाह के बाद सोफिया अपने दूसरे पति से भी वैसा ही प्यार और अपनापन चाहती थी जैसा उसे पहले पति से मिला था। इसलिए उसने भी पूरे दिल से इमरान को चाहा। निकाह के शुरुआती दिनों में इमरान ने भी उसे उतना ही प्यार दिया।
अपनी सारी कमाई उसके हाथों में रखता और उसके हर दुख सुख का ध्यान रखता था। इसी दौरान सोफिया दो बच्चों की मां बनी, पहला बेटा और दूसरी बेटी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। खर्च बढ़ने के कारण इमरान को ज्यादा समय काम पर देना पड़ता था। अब वह न तो सोफिया को पहले जैसा प्यार दे पाता था, न उसके साथ समय बिता पाता था। इसी वजह से सोफिया का मन बेचैन रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। इसी के साथ उनका रिश्ता भी खत्म हो गया। पति से अलग होने के बाद सोफिया अपने दोनों बच्चों को लेकर मानखुर्द में मुंबई महानगर पालिका द्वारा मिले मकान में रहने आ गई। बच्चों के साथ वह बाहर से तो खुश दिखती थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। सच ये है कि पति से अलग होने के बाद ज्यादातर औरतें लंबे समय तक अपने मन और भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती, और अगर वो अभी जवान हो तो यह संघर्ष और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में जोश और भावनाओं पर काबू रखना आसान नहीं होता, खासकर उस औरत के लिए जिसने कभी वैवाहिक जीवन का सुख महसूस किया हो। उसके लिए खुद को रोक पाना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई बार इंसान मर्यादा की सीमाएं भी भूल जाता है। सोफिया के साथ भी यही हुआ। पति इमरान हाजीवर शेख से अलग होने के बाद वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और खुद को समीर शेख की बाहों में झोंक दिया। 25 साल का समीर शेख अपने भाई के साथ गोवंडी शिवाजी नगर के उसी इलाके में रहता था जहां कभी सोफिया अपने पति इमरान के साथ रहती थी। समीर शेख देखने में जितना अच्छा था उतना ही दिलफेंक भी था। इसी आदत के कारण लड़कियां उसकी कमजोरी बन चुकी थीं। समीर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह दुबई की एक कंपनी में काम करता था। उसकी आमदनी अच्छी थी, इसलिए खर्च करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वह हमेशा एकदम हीरो की तरह सज धज कर रहता। स्टाइलिश कपड़े, परफ्यूम और आत्मविश्वास से भरा अंदाज। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए किसी तरह की जिम्मेदारी भी नहीं थी। अपने दिलफेंक स्वभाव के चलते जब उसने सोफिया को अपने एक रिश्तेदार के घर देखा तो पहली ही नजर में वह उसके दिल में उतर गई। कुंवारा समीर अपनी उम्र से बड़ी और दो बच्चों की मां सोफिया पर पूरी तरह फिदा हो गया। जब तक सोफिया अपने रिश्तेदार के घर ठहरी रही, महिलाओं को पटाने में माहिर समीर की निगाहें उसी के आसपास मंडराती रहीं। सोफिया को भी किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उसे समझ सके, इसलिए जैसे ही उसकी नजर समीर से मिली, उसने उसके मन की बात पढ़ ली। कभी उसने समीर को बच्चे की तरह देखा था, लेकिन अब वही समीर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। समीर का भरा हुआ चेहरा, चौड़ी छाती और मजबूत बाहें देखकर सालों से अकेली पड़ी सोफिया का मन डगमगा गया। समीर उसे चाहत भरी नजरों से देख रहा था, और जब सोफिया ने भी मुस्कुराकर पलटकर देखा तो बात बढ़ने में देर नहीं लगी। दोनों ने नंबर ले लिए। फोन पर बातें शुरू हुई, मुलाकातें होने लगीं, और कुछ ही समय में ये मुलाकातें प्यार और जिस्मानी रिश्ते में बदल गईं। समीर पूरी तरह उस पर फिदा हो गया। समीर जब दुबई में होता तो रोज फोन पर बात करके सोफिया को अपने प्यार में इस तरह उलझाए रखता कि उसे उसकी कमी महसूस ही नहीं होती। और जब समीर दुबई से लौटता तो सोफिया के लिए ढेरों तोहफे लाता और इतना प्यार जताता कि सारी दूरियां मिट जाती। जब तक वह मुंबई में रहता, सोफिया की जिंदगी मानो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती। समीर के प्यार ने उसे फिर से जीना सिखा दिया था। उसे अब एक नए खूबसूरत भविष्य की उम्मीद बंध गई थी। उसे भरोसा था कि समीर एक दिन उससे निकाह करेगा। समीर ने भी वादे किए थे, मगर जब सोफिया ने शादी की बात बार बार दोहराई तो वह हर बार टाल देता था। जब समीर और अपने से दोगुनी उम्र की सोफिया के रिश्ते की खबर उसके घर वालों को लगी तो वे हैरान और परेशान हो गए। उन्हें समाज में इज्जत की चिंता थी, साथ ही समीर के भविष्य की भी फिक्र होने लगी। परिवार ने उसे बहुत समझाया, दुनियादारी, उम्र का फर्क, लोगों की बातें सब समझाते हुए उसे इस रिश्ते से दूर रहने के लिए कहा। आखिरकार समीर भी मान गया और शादी के लिए राजी हो गया। इसके बाद उसके लिए लड़की खोजी जाने लगी। समीर शादी के लिए तो तैयार हो गया था, लेकिन वह जानता था कि सोफिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसने समीर से सच्चा प्यार किया था, सिर्फ जिस्म की चाह में नहीं बल्कि दिल से। समीर यह भी जानता था कि वह उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। हालांकि वह सोफिया से बार बार शादी का वादा करता रहा, लेकिन सच यह था कि उसने मात्र शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए सोफिया से प्यार किया था। यही वजह थी कि घर वालों ने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू की तो वह सोफिया को लेकर परेशान रहने लगा।
क्योंकि वह जानता था कि सोफिया आसानी से तो क्या बिल्कुल ही नहीं मानने वाली। पता चलने पर यह भी हो सकता था कि वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे। तब बदनामी भी होती और समीर कानूनी शिकंजे में भी फंस जाता। इसलिए सोफिया नाम के इस कांटे को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए उसने एक खतरनाक फैसला लेकर इसकी जिम्मेदारी अपने एक दोस्त पप्पू उर्फ इस्माइल शेख को सौंप दी। इसके बाद वह सोफिया से एक बार फिर शादी का वादा करके 20 नवंबर 2013 को दुबई चला गया। 28 वर्षीय पप्पू उर्फ इस्माइल शेख शिवाजी नगर में उसी इमारत में रहता था जिसमें समीर शेख का परिवार रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने लगभग 1 साल पहले व्यवसाय करने के लिए समीर से 35,000 रुपए उधार लिए थे। समीर से रुपए लेकर उसने जो व्यवसाय किया था, संयोग से वह चला नहीं। फायदा होने की कौन कहे, उसमें उसकी जमा पूंजी भी डूब गई। जब पैसे ही नहीं रहे तो पप्पू समीर का कर्ज कहां से अदा कर पाता। समीर ने रुपए ब्याज पर दिए थे, जो ब्याज के साथ 50,000 रुपए हो गए थे। समीर ने अपने रुपए मांगे तो पप्पू ने रुपए लौटाने में मजबूरी जताई और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। समीर जानता था कि पप्पू जल्दी रुपए नहीं लौटा सकता, इसलिए उसने मौका देखकर कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारा यह कर्ज माफ कर दूंगा। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम इतना कर्ज माफ करने को तैयार हो? पप्पू ने पूछा। भाई, इतनी बड़ी रकम माफ करने को तैयार हूं तो काम भी बड़ा ही होगा, समीर ने कहा। ठीक है, काम बताओ। सोफिया शेख की हत्या करनी है, समीर ने कहा। तो पप्पू को झटका सा लगा, क्योंकि काम काफी खतरनाक था, लेकिन समीर के 50,000 रुपए देना भी उसके लिए काफी मुश्किल था। इसलिए मजबूरी में वह यह मुश्किल और खतरनाक काम करने को राजी हो गया। इसके बाद सोफिया की हत्या कैसे और कब करनी है, समीर ने पूरी योजना उसे समझा दी। समीर के दुबई चले जाने के बाद पप्पू उसके द्वारा बनाई योजना को साकार करने की कोशिश में लग गया। यह काम उसके अकेले के वश का नहीं था, इसलिए मदद के लिए उसने अपने एक परिचित 15 वर्षीय मुन्ना उर्फ परवेज शेख को साथ ले लिया। इसके बाद अपने दोस्त जावेद का मोबाइल फोन लेकर 9 दिसंबर 2013 को मुन्ना के घर जा पहुंचा। पूरी रात दोनों समीर द्वारा बताई योजना पर विचार करते रहे। अगले दिन 10 दिसंबर 2013 की सुबह पप्पू मुन्ना के साथ बाजार गया और वहां से एक तेज धार वाला बड़ा सा चाकू खरीदा। अब उसे यह पता करना था कि सोफिया घर में है या कहीं बाहर। इसके लिए उसने सोफिया को फोन किया। उसने फोन रिसीव किया तो पप्पू ने छूटते ही कहा, समीर भाई ने मेरा पासपोर्ट और कुछ जरूरी कागजात तुम्हारे घर पर रखे हैं, मैं उन्हें लेने आ रहा हूं, आप उन्हें ढूंढ कर रखें। सोफिया कुछ कहती, उसके पहले ही पप्पू ने फोन काट दिया। इसके बाद पप्पू ने ऑटो किया और मुन्ना के साथ सोफिया के घर जा पहुंचा। उसने घंटी बजाई तो सोफिया ने दरवाजा खोल दिया। पप्पू ने अपने पासपोर्ट और कागजातों के बारे में पूछा तो उसने कहा, समीर, मेरे पास न तो कोई पासपोर्ट रख गया है न कोई कागजात, जाकर उसी से पूछो उसने कहाँ रखे हैं। इसी बात को लेकर पप्पू सोफिया से बहस करने लगा तो उसने नाराज होकर पप्पू को घर से निकल जाने को कहा। तभी पप्पू ने चाकू निकालकर उसके सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। वार इतना तेज था कि सोफिया संभल नहीं पाई और गिर पड़ी। गिरते ही वह बेहोश हो गई। इसके बाद पप्पू और मुन्ना ने सोफिया के सारे गहने उतारकर उसे उसी हालत में गद्दे में लपेटकर आग लगा दी। अपना काम करके वे बाहर आ गए और काम हो जाने की सूचना समीर को दे दी। रिमांड अवधि खत्म होने पर एक बार फिर पप्पू और मुन्ना को महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हत्या की साजिश रचने वाला समीर शेख दुबई में था। पुलिस उसे वहां से भारत बुलाने की कोशिश कर रही थी। सोफिया शेख की कहानी हमें यह सिखाती है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर इंसान को तबाही की ओर ले जाते हैं। पति से अलग होने के बाद वह भावनात्मक रूप से अकेली थी और इसी कमजोरी के कारण उसने बिना समझे समझाए समीर जैसे स्वार्थी व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। प्यार और हमदर्दी के नाम पर उसने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने वाला सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने आया था। यह घटना यह भी याद दिलाती है कि हर रिश्ते में भरोसा करने से पहले समझदारी जरूरी है। किसी की मीठी बातों या दिखावे के प्यार पर यकीन करने से पहले उसके इरादों को परख लेना चाहिए। दूसरी ओर समीर की हरकत यह दिखाती है कि स्वार्थ और धोखे से बनाया गया रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। एक झूठे प्यार की कीमत किसी की जान बन गई और अंत में वह खुद भी अपराधी कहलाया। भावनाओं से नहीं, समझदारी से रिश्ते बनाओ। किसी के साथ छल या लालच से किया गया व्यवहार
एक दिन न एक दिन लौटकर सजा बनकर आता है। और सबसे जरूरी, अकेलापन इंसान को तोड़ता है, लेकिन गलत साथ उससे भी ज्यादा तबाह करता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।